जादुई साबुन का घर। शहर की भीड़ भाड़ से दूर गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग मेहनती और ईमानदार तो थे ही, साथ ही साथ में एक दूसरे के प्रति इज्जत और आदर करना भी बखूबी जानते थे। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें 15 साल की बच्ची रूबी अपने पिता घनश्याम और अपनी माँ कौशल्या के साथ रहती थी। रूबी दिखने में बहुत ही सुंदर और मेहनती थी। रूबी के गांव में एक भी सरकारी स्कूल नहीं था, इसलिए वो घर पर रहकर ही घर के काम देखा करती थी। रूबी के पिता घनश्याम पेशे से एक किसान थे और खेती बाड़ी करके ही अपना घर चलाया करते थे। कुछ वर्षों पहले एक दर्दनाक एक्सीडेंट में रूबी की मां की याददाश्त खो गई थी। उस दिन से रूबी की मां को भूलने की बीमारी हो गई थी और वो बच्चों की तरह हरकतें किया करती थी। रूबी और उसके पिता घनश्याम ने ही घर की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। गांव में रूबी के पिताजी की ईमानदारी के किस्से सभी को पता थे, जिस वजह से सभी लोग रूबी के पिताजी की बात माना करते थे। एक दिन रूबी सुबह अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी उठ जाइए, सूरज उग गया है, चलिए खेतों पर चलते हैं, बहुत काम करना है। ज्यादा देर हो जाएगी तो मौसम गर्म हो जाएगा और धूप निकल जाएगी, ऐसे में काम करने में बहुत कठिनाइयाँ होंगी। ये बात तो तुमने सही कही, धूप निकलने वाली है, चलो जल्दी चलकर खेत का काम निपटा लेते हैं। परंतु रूबी बिटिया, तुम थोड़ा धीरे बोला करो, नहीं तो तुम्हारी माँ जाग जाएगी, फिर कहीं हम मुश्किल में ना पड़ जाए। घनश्याम की पत्नी को भूलने की बीमारी थी, इसलिए वो अपनी पत्नी के उठने से पहले ही खेतों पर काम करने चले जाया करते थे। इसके बाद वो दोनों बाप बेटी मिलकर कई घंटों की मेहनत करते हैं और अपने खेत को उपजाऊ बनाते हैं। इसी बीच भूखे पेट रूबी को चक्कर आने लगते हैं, तो वो पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाती है। मेरी प्यारी बिटिया मेरा कितना साथ देती है। कुछ वर्षों पहले तेरी माँ भी इसी तरह मेरे साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाने आया करती थी, परंतु उस बड़े हादसे के बाद वो बेचारी बिस्तर पर ही सिमट कर रह गई। मुझे तो तेरे विवाह की चिंता खाई जाती है। तो दिन प्रतिदिन बड़ी हो रही है और मेरे पास तेरी शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। यहाँ तक कि हमने तेरी माँ के इलाज के लिए जो सेठ से कर्जा ले रखा है वो भी चुकाना है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं और आप दिन रात मेहनत करके वो कर्जा भी चुका देंगे। आप थोड़ी देर बैठकर विश्राम कर लीजिए, धूप निकल आई है, ऐसे में विश्राम करना सही रहेगा। नहीं रूबी बिटिया, विश्राम करना मेरे नसीब में नहीं है। अगर मैं रुक गया तो हमें 2 वक्त की रोटी भी मिलना नसीब नहीं होगा। रोटी से याद आया, तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, कहीं वो जाग न गई हो और कहीं बाहर न निकल जाए। पिछली बार वो गुम हो गई थी तो हमें ढूंढने में 2 दिन लग गए थे, इस बार कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए पिताजी मैं आपको सुबह से जगा रही थी, उनके सोकर उठने से पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए था। इसके बाद रूबी और घनश्याम दोनों कौशल्या को देखने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर वो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और दौड़ के अंदर जाते हैं। पूरा घर छान मारने के बाद भी उन्हें कौशल्या दिखाई नहीं देती। बेटा, मैंने घर का कोना कोना देख लिया, तेरी माँ कहीं नजर नहीं आ रही। माँ, ओ माँ, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आप जहाँ भी हैं जल्दी से हमारे सामने आ जाइए, हमें आपकी चिंता हो रही है। बेटा, इस तरह आवाज लगाने से तुम्हारी माँ नहीं मिलेंगी। मुझे लग रहा है कि वो फिर से कहीं चली गई है। अब हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे सर पर इतना बड़ा कर्जा है और यहाँ दूसरी तरफ तुम्हारी माँ भी गुम हो गई है। इस तरह दोनों बाप बेटी उदास खड़े होते हैं कि तभी उनके घर में सेठ आता है और कहता है, घनश्याम, ओ घनश्याम, आज याद है ना, कर्जा देने का दिन है, लाओ जल्दी से मेरे पैसे निकालो। अरे सेठ जी आप, वो दरअसल अभी पैसों की कुछ कमी है और आज सुबह से मेरी पत्नी भी कहीं खो गई है, मैं उसी को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। देखो वो सब मैं नहीं जानता, तुमने मुझसे पिछले 2 सालों से 2 लाख रुपए कर्ज ले रखे हैं। अगर आज शाम तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले
तो मजबूरन मुझे इस घर पर कब्जा करना पड़ेगा। इतना कहकर सेठ गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ घनश्याम और रूबी गांव-गांव जाकर कौशल्या को ढूंढने लगे। घनश्याम अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछने लगा, भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? ये मेरी पत्नी है, इसे भूलने की बीमारी है, सुबह से नहीं मिल रही, आपने इसे कहीं देखा है क्या? इसी तरह वो दोनों गांव-गांव गली-गली घूमकर कौशल्या का पता लगाने लगे। काका जी, अगर आपको ये कहीं भी दिखाई दे तो इन्हें इस पते पर भेज देना। इसी तरह शाम हो जाती है, परंतु उन्हें कौशल्या का कहीं पता नहीं लगता। वो दोनों कौशल्या को ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ आ जाते हैं। वो दोनों जैसे ही जंगल में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि एक चुड़ैल एक हिरण को मारने के लिए उसका पीछा कर रही है। वो दोनों चुड़ैल के हाथ में बंदूक देखकर हैरान रह जाते हैं। रुक जा, कहाँ भाग रहा है? मैं तेरा इंतजार पिछले 10 सालों से कर रही हूँ। आज मैं तुझे मार कर ही रहूंगी। तुझे मारकर मैं सारी शक्तियाँ हासिल कर लूंगी। इसी तरह वो हिरण भागते भागते घनश्याम और रूबी के सामने आ जाती है। शिकारी की नजर हटते ही रूबी ने तुरंत उस हिरण को लंबी झाड़ियों में छुपा लिया। तभी उस चुड़ैल ने घनश्याम को देखकर पूछा, क्या तूने इस जंगल में किसी हिरण को जाते हुए देखा है? नहीं जी, मैं तो इस जंगल में अभी अभी आया हूँ, मैंने किसी हिरण को नहीं देखा। मैं तो अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ यहाँ जंगल में आ गया हूँ। ये मेरी पत्नी की तस्वीर है, अगर आपने इसे कहीं देखा है तो जरूर बताइएगा। चल हट मेरे रास्ते से, मुझे उस हिरण का शिकार करना है। इसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अपने पिताजी के इशारा करने पर रूबी उस हिरण को लेकर बाहर आई और वो दोनों हिरण को देखने लगे। हिरण एकदम सुंदर और आकर्षक थी। हमने हिरण को तो बचा लिया, परंतु अभी हमें तुम्हारी माँ को ढूंढना होगा। समय काफी हो गया है, अभी तक तो सेठ ने हमारे घर पर कब्जा भी कर लिया होगा और हमारे सामान को इधर उधर फेंक दिया होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? उन दोनों की परेशानी सुनकर हिरण अपने असली अवतार में आ गई और एक सुंदर सी परी में बदल गई। घनश्याम और रूबी उस परी को देखकर हैरान रह गए और कहने लगी, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का पता बता सकती हूँ कि वो कहाँ है और किस हाल में है। परी को अपने सामने इस तरह बोलता देख घनश्याम और रूबी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये परी तो बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो मैंने केवल कहानियों में ही सुना था। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये मैं क्या देख रही हूँ? घबराओ नहीं, मैं एक अच्छी परी हूँ। मैं परीलोक से पृथ्वीलोक की यात्रा करने आई थी, परंतु इस चुड़ैल ने मुझे कई वर्षों से एक कुटिया में कैद करके रखा था। तुम्हारी माँ ने अचानक वहाँ आकर मुझे उस कुटिया से आजाद कर दिया। इस चुड़ैल की नियत मुझे मारने की थी और मेरी सभी जादुई शक्तियों को हासिल करने की थी। कुछ देर पहले आपने बोला कि आप मेरी माँ का पता जानती हैं। कृपया हमें बताइए कि मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ चुड़ैल को आता देखकर डर गई थी, इसलिए वो वही एक पेड़ के पीछे बेहोश हो गई। तुम वहाँ जाकर अपनी माँ को बचा सकती हो। तुम दोनों ने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक उपहार देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई साबुन है। इस साबुन को तुम गंगा नदी के पानी में घोल देना। तुम्हारे ऐसा करने से एक चमकदार रोशनी होगी और वहाँ देखते ही देखते एक सुंदर विशाल महल आ जाएगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। घनश्याम और रूबी परी की बात को मानकर सही दिशा में उस कुटिया की तरफ जाने लगते हैं। कुटिया के पास पहुंचकर उन्हें कौशल्या बेहोश अवस्था में दिखाई देती है। वो दोनों कौशल्या पर पानी डालते हैं और कौशल्या को होश आ जाता है। मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है। माँ, मैं आपकी बेटी रूबी हूँ, मैं आपको लेने आई हूँ, चलिए मेरे साथ चलिए। अरे रूबी बेटा, तुम और तुम्हारे पिताजी सुबह कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ही ढूंढने आई थी और पता नहीं कैसे मैं यहाँ आ गई। रूबी की माँ, अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चलो, अब तुम हमारे साथ घर चलो। इसके बाद वो दोनों कौशल्या को लेकर घर चले जाते हैं।
घर पहुंचकर वो देखते हैं कि सेठ ने उसके घर पर कब्जा भी कर लिया है। सेठ जी, मैंने आपसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, आपने नहीं दी। कृपया मुझे कुछ समय का टाइम दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। चलो पीछे हटो, अब तुम्हारा ये घर मेरा हो गया है। मेरे पैसे लौटा देना और ये घर ले लेना। घनश्याम बेचारा अकेला कुछ नहीं कर सकता था, वापस जंगल की तरफ चला जाता है। पिताजी, आप परी का दिया हुआ वो जादुई साबुन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उससे हमारी मदद हो सकती है। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। तुम अपनी माँ के साथ यहीं रुको, मैं अभी गंगा नदी का पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद घनश्याम एक बाल्टी में पानी ले आता है और उस साबुन को उसी पानी में डाल देता है। देखते ही देखते साबुन से झाग निकलने लगता है और उसमें से इतना झाग निकलता है कि देखते ही देखते वहाँ एक साबुन का घर बनकर तैयार हो जाता है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब उस मददगार परी की वजह से हुआ है। हाँ पिताजी, मैं तो उस परी की मदद करके बहुत खुश हो गई। अब हम सभी इस घर में हंसी खुशी रहेंगे। इसके बाद वो तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि इतनी भारी गर्मी में भी अंदर बहुत ठंडक है। एक हिरण की मदद करके हमें इतना अच्छा रहने के लिए घर मिल गया। अगर हम सभी जरूरतमंदों की मदद करेंगे तो हमारा जीवन और भी अच्छा हो सकता है। आज से मैं सभी जरूरतमंद की मदद करूंगी और यही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगा बेटी। रूबी के पिताजी, आप मुझे तो भूल ही गए। मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं आप दोनों को खुश रखूं। अपनी पत्नी के मुंह से ये बातें सुनकर घनश्याम को पता चलता है कि उसकी पत्नी की खोई हुई याददाश्त वापस आ चुकी है और अब वो पहले की तरह स्वस्थ है। ये देखकर तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अपने आगे का जीवन उसी जादुई साबुन के घर में हंसी खुशी से बिताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बिहार राज्य में एक नालंदा नाम का शहर था जिसमें सोनिया अपनी सौतेली माँ नीलम और पिता सुरेश के साथ रहती थी। सोनिया की मां के गुजर जाने के बाद सोनिया के पिता सुरेश ने नीलम नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी। क्योंकि नीलम की शादी जबरदस्ती हुई थी, इसलिए वो सोनिया और सुरेश से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और जबरदस्ती उनके साथ रह रही थी। सुरेश का एक बगीचा था जिसमें वो टमाटर की खेती करता था और उन टमाटर को ले जाकर बाजार में बेचा करता था। सुरेश सुबह उठकर टमाटर के पौधों में पानी डालता था, खाद और कीटनाशक दवाइयाँ भी डालता था ताकि पौधों में कीड़े ना लगे और टमाटर खराब ना हो। अच्छे से टमाटर पक जाने के बाद वो उन टमाटर को तोड़ लेता था और एक टोकरी में इकट्ठा कर लेता था। इकट्ठा करने के बाद वो टमाटर को बाजार में जाकर बेचा करता था। टमाटर ले लो भाई साहब, 20 रुपए किलो टमाटर, एकदम लाल टमाटर है। हाँ हाँ भाई, 1 किलो टमाटर दे दो। ये लो भाई साहब, 20 रुपए हो गए हैं। वो आदमी सुरेश को पैसे देकर टमाटर ले लेता है और वहाँ से आगे चला जाता है। सुरेश की दुकान पर इस तरह ग्राहक आते रहते थे और टमाटर खरीदते थे। टमाटर बेचने के बाद सुरेश शाम को घर जाता है। तब वो देखता है कि नीलम सोनिया को मार रही होती है। सुरेश जानता था कि नीलम एक बहुत ही चतुर और घमंडी औरत है और वो जबरदस्ती उसके साथ रह रही है। वो अक्सर छोटी मोटी गलतियों पर सोनिया को डांटती और मारती थी, परंतु सुरेश उसे कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सोनिया की सौतेली माँ नीलम सोनिया से घर के काम करवाती थी और खुद पूरा दिन आराम करती थी। शाम को जब सुरेश पैसे कमाकर आता था, वो सुरेश से सारे पैसे ले लेती थी, तब जाकर उन्हें खाना खाने को देती थी। परंतु एक दिन सुरेश की तबीयत खराब हो जाती है। तब सोनिया जाकर डॉक्टर को बुला कर लाती है। अरे, इनकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें समय पर दवाइयाँ दे दीजिएगा।
और कुछ दिन आराम करने दीजिएगा, तब ये ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर सुरेश के लिए दवाइयाँ दे देता है और आराम की सलाह देकर वापस अपनी दुकान पर चला जाता है। सुरेश अपने बेड पर लेटा होता है। तभी वहाँ नीलम आती है और कहती है, वाह 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 वाह, यहाँ तो आराम हो रहा है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए क्या कह दिया, तुमने तो बेड ही पकड़ लिया है। देखो जी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, समझ गए? अगर तुम यहाँ बेड पर आराम करोगे तो टमाटर बेचने कौन जाएगा? टमाटर तो सारे खराब हो जाएंगे। उनका तो काम है कहना, हमें तो अपना घर चलाना है ना। चलो जल्दी से खड़े हो जाओ। मैं कुछ नहीं जानती, दवाई खाओ और चुपचाप से काम पर जाओ। माँ, आप इस तरह पिताजी पर क्यों चिल्ला रही हो? अगर वो इस समय आराम नहीं करेंगे तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी, रुक तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहते ही नीलम सोनिया को एक जोरदार चांटा जड़ देती है। कितनी बार कहा है तुझे अपनी चोंच बंद रखा कर। अगर वो टमाटर बेचने नहीं जाएंगे तो मैं तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, समझ गए? मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं माँ, आप ये घर छोड़कर कहीं मत जाओ। आप चिंता मत करो, टमाटर खराब नहीं होंगे। मैं खुद टमाटर बेचने बाजार जाऊंगी। इतना कहने के बाद सोनिया बाहर खेतों में टमाटर तोड़ने के लिए चली जाती है और नीलम का गुस्सा शांत हो जाता है। सोनिया टमाटर तोड़कर टोकरी में इकट्ठा कर लेती है और उन्हें बाजार में जाकर बेच देती है। टमाटर बेचने के बाद जो भी पैसे उसे मिलते हैं वो उन्हें अपनी माँ को ले जाकर दे देती है। तब जाकर नीलम दोनों बाप बेटी को खाना खिलाती है। इसी तरह अब रोज सोनिया टमाटर तोड़ती और उन्हें बाजार में जाकर बेचती और साथ ही साथ टमाटर की फसल का भी ध्यान रखती। समय पर उठकर उन्हें पानी और खाद दिया करती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सोनिया रोजाना टमाटर ले जाकर बाजार में बेचने जाती और जो भी पैसों की कमाई होती वो अपनी माँ को दे देती। एक दिन सोनिया के बगीचे में एक गाय घुस जाती है और वो सारे टमाटर खा जाती है। गांव में जितने भी टमाटर के बगीचे होते हैं वो गाय सारे टमाटर खा जाती है। किसी के पास भी टमाटर नहीं बचते और अब गांव में टमाटर का अकाल पड़ जाता है। टमाटर बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, जिस वजह से गरीब लोग टमाटर खरीद नहीं पाते हैं। टमाटर का रेट एकदम से 4 गुना हो गया था। रोजाना टमाटर खराब हो जाने की वजह से नीलम सोनिया को बहुत मारती थी। तुम दोनों बाप बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए। सोनिया, अब तुम रात को भी बगीचे की देखभाल करोगी ताकि टमाटर की फसल खराब ना हो। माँ, टमाटर की फसल पूरे तरीके से खराब हो गई है और अब टमाटर उगाने में कम से कम 1 महीना लगेगा। तब तक हमें बिना टमाटर के ही रहना होगा। नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं, गांव में किसी के पास भी टमाटर नहीं है और टमाटर का रेट 200 रुपए किलो चल रहा है। मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन तुम्हें टमाटर उगाने हैं। अगर हमने इस समय टमाटर बेचे तो हम करोड़पति हो जाएंगे। इतना कहकर नीलम सोनिया को घर से बाहर निकाल देती है और उसे खाना भी नहीं देती है। बेचारी सोनिया रात के अंधेरे में घर से बाहर बैठी होती है। हे भगवान, इतनी रात को घर से बाहर बैठकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कहीं कोई चुड़ैल आकर मुझे खा ना जाए। माँ ने मुझे इतनी रात को बाहर निकाल दिया है, अब मैं क्या करूँ? कोई तो मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। सोनिया ये सब कहते कहते टमाटर के बगीचे में बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और वो सोनिया से कहती है, सोनिया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी समस्या जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये टमाटर के बीज दे रही हूँ। इन बीज को तुम अपने बगीचे में लगा देना। ये बीज अपने आप सुबह तक उग जाएंगे और इसमें ढेर सारे टमाटर आ जाएंगे। लेकिन परी, इन टमाटरों को बेचकर मैं सारे पैसे अपनी माँ को दे देती हूँ और इस समय टमाटर का रेट बहुत महंगा है। मेरी माँ एक बहुत लालची औरत है, वो बहुत पैसों का लालच करती है। तुम चिंता मत करो सोनिया, ये बीज मैं तुम्हारी मदद करने के लिए दे रही हूँ। तुम्हारी माँ को मैं कल सुबह सबक सिखाऊंगी और वो बिल्कुल बदल जाएंगी। तुम जब तक मेरे साथ इस टमाटर के घर में रह सकती हो और सो सकती हो। इतना कहकर परी सोनिया को टमाटर के घर के अंदर ले जाती है और वहाँ पर सोनिया को स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाती है
उसके बाद सोनिया वहीं बिस्तर पर सो जाती है। नीलम जब घर से बाहर देखती है तो सोनिया उसे कहीं नजर नहीं आती। तभी वो बड़े से टमाटर को देखती है जो एकदम घर की तरह दिखाई देता है। नीलम उस टमाटर के घर का दरवाजा खोलती है। टमाटर का घर देखकर नीलम की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसने आज तक इतना सुंदर घर पहले कभी नहीं देखा था। तभी वो देखती है कि घर में सोनिया है। ये सब क्या है सोनिया, मुझे सच सच बता। सोनिया अपनी माँ की गुस्से वाली आवाज से बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। तभी टमाटर के घर से एक आवाज आती है। अपनी बेटी और पति की सेवा करने की जगह केवल अपने बारे में ही सोचती है। हमेशा धन दौलत के बारे में सोचती रहती है। बिना माँ की बच्ची को हमेशा परेशान करती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो टमाटर का घर जोरदार बिजली के झटके नीलम के ऊपर देती है। अरे बाप रे, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। अपनी बेटी को रात भर बाहर खुले में छोड़ देती है और पति को खाना भी नहीं देती है। तुझे तो इससे ज्यादा बुरी सजा मिलनी चाहिए। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं अपने किए की माफी मांगती हूँ। मैं आगे से अपने पति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूँगी और अपनी बेटी की भी सेवा करूँगी, पर मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। टमाटर का घर नीलम को एक और मौका देती है और तभी से नीलम अपने आप को बिल्कुल बदल लेती है और वो तब से सुरेश और अपनी बेटी सोनिया की अच्छे से देखभाल करने लगती है और उन्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। तभी सोनिया परी के द्वारा दिए गए बीजों को खेत में उगा देती है और उन टमाटर को ले जाकर बाजार में बेचती है। क्योंकि वो भी जादुई थे तो फसल की पैदावार बहुत ज्यादा अच्छी होती है। नीलम टमाटर के भाव ज्यादा नहीं रखती और उन्हें 20 रुपए किलो के हिसाब से ही बाजार में बेचती है। अब गांव में सभी लोग टमाटर खाने लगते हैं और वो सुरेश और नीलम के परिवार की इज्जत भी करते हैं। अब रोजाना नीलम, सुरेश और सोनिया मिलकर फसल की पैदावार उगाते हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेचते हैं। जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो गरीब लोगों की मदद करते थे और एक साथ हंसी खुशी से रहते थे।